अभी के इस वीडियो क्लास में जो बिहार बोर्ड के तरफ से आपके संस्कृत का ऑफिशियल मॉडल पेपर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर को लेकर समझेंगे कि किस किस रूप में प्रश्न आया है और इन सभी प्रश्नों का आंसर क्या हो सकता है सही। और यहाँ से एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की एक क्लास में हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी 100 आया है उसके सही आंसर की चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस मॉडल पेपर को समझना है, क्योंकि बिहार बोर्ड इसको अंत समय में इसीलिए जारी करता है कि इस मॉडल पेपर को पढ़िए और समझिए और देखिए कि कहां कहां से प्रश्न पूछ रहा है बिहार बोर्ड इसी रूप में, और जहां जहां से प्रश्न आ रहा है वहीं वहीं से अगर आप तैयारी करेंगे तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं संस्कृत का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, हम लोग एक एक प्रश्न को समझेंगे और ये भी हम आपको जानकारी देंगे कि कहां से प्रश्न आया है और आगे आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। और आप जानते हैं संस्कृत का मैं आपको पीछे काफी क्लास दिया हूं, पूरा जो बुक था आपका संस्कृत का पीयूषम उसको मैं आपको पूरा हिंदी में समझा चुका था। तो यहां से एक एक प्रश्न का आंसर दीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का आपको उत्तर देना। और काफी मॉडल पेपर संस्कृत के हम लोग चर्चा किए थे। पहला नंबर प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद से आ गया, कह रहा है विद्या दिग्मया में किन वर्णों की संधि हुई है। तो यहाँ पे देखिए संधि इसमें आ से विद्या और अ से हो रहा है, विद्या प्लस अधिगमय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ प्लस अ। दूसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे, जो प्रश्न का आपको आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद कीजिएगा, क्योंकि हम लोग 100% सही आंसर की चर्चा करेंगे। प्रश्न कह रहा है किसमें वर्णों के मेल से विकार होता है। तो आप जानते हैं वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संधि। तो संधि में होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है संस्कृत लेखिका का विग्रह क्या होगा। तो संस्कृत लेखिका का मतलब क्या होता है, संस्कृतस्य लेखिका, जो संस्कृत के लिखने वाली है। तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे तीसरे का। चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि वैदिकम च तत युगम का समस्त पद क्या होगा। वैदिकम च तत युगम का समस्त पद होता है वैदिक युगम। तो ऑप्शन डी अपने को सही आंसर करना है। अब यहाँ पे देखिए जो एक ग्रामर खंड का प्रश्न आ रहा है, तो यहाँ पे 2-3 बात और समझिएगा। आपको संस्कृत का हो सकता है क्वेश्चन पेपर हार्ड लगे, लेकिन काफी आसान सेट किया गया, हार्ड नहीं है। मैं आपको पहले भी पढ़ाया था संस्कृत, तो मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको संस्कृत में विद्वान नहीं बनना है, क्योंकि विद्वान का मतलब होता है कि जो संस्कृत के से आगे चलकर पढ़ाई कर रहे हैं, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, आगे आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जहां पे आपको संस्कृत नहीं मिलेगा। लेकिन अपने को 10th में संस्कृत में अच्छा स्कोर करना है, तो उसके 2 सिंपल सा तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि इस चैनल पे आप देखिएगा सब्सक्राइब करके, जो आपका संस्कृत का पीयूषम का बुक है उसको मैं हिंदी में पढ़ा चुका हूं। उतना अगर आप हिंदी में देख लेंगे तो 40 कम से कम प्रश्न ऑब्जेक्टिव में वहीं से आ जाएगा, तो उतना आप आराम से सही कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो संस्कृत का व्याकरण देखिए यहाँ पे पूछ रहा है संस्कृत लेखिका वैदिकम च युगम, ये सभी कहां से आ रहा है। तो जो आपका हम लोग बुक पढ़ते थे पाठ, और पाठ के पीछे में बताता था हमेशा जो समास संधि दिया है वहीं से व्याकरण पूछा है, एक नहीं कि किसी दूसरे किताब से पूछा है। सभी प्रश्न आपके बुक से है, चाहे वो व्याकरण खंड हो या आपके बुक का प्रश्न हो। तो उतना अगर आप पढ़े हैं या कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बचे हुए समय में आपको क्या करना है कि इस चैनल पे देखिएगा, संस्कृत का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे सभी चैप्टर का कुछ छोटा छोटा वीडियोज होगा, उसमें सभी चैप्टर को मैं हिंदी में बताया हूं, तो वहां से देखकर आप 40 सही कर सकते हैं। और पीछे हम लोग काफी संस्कृत के मॉडल पेपर की चर्चा की है, तो वहां से भी तमाम प्रश्न आया है। अगर उतना आप रट गए होंगे तो आसानी से आप ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद करते चलिएगा। जैसे 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि संस्कृत में कितने कारक हैं। तो इसका भी आंसर काफी विद्यार्थी गलत करते हैं, कहते हैं कि संस्कृत में 8 कारक है, लेकिन ये आपका आंसर है बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा है कुल कारक नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि संस्कृत में, हिंदी की बात नहीं हो रहा है, संस्कृत में केवल 6 कारक हैं। इसको ध्यान से आपको समझ के रखना है कि आप अगर बुक में पढ़े होंगे तो स्पष्ट रूप से आपको पढ़ने को मिलता है कि संस्कृत में 6 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। और जो एक आपका संबंध कारक होता है और संबोधन कारक, जिसको जोड़कर आप 8 बताते हैं, तो उसका जो संबंध है या संबोधन कारक, उसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, जिस कारण उसे कारक नहीं कहा जाता है। तो संस्कृत में कितने कारक है सर, तो 6, ऑप्शन ए। 8 गलती नहीं करना है, क्योंकि जो 2 है उसका क्रिया से डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध नहीं होने के चलते उसे कारक में नहीं रखा गया है। कोई भी ऑथेंटिक व्याकरण का बुक आप देखेंगे तो संस्कृत में कारक के आपको 6 ही भेद पढ़ना है। 6ठे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग होता है। तो ये सभी कारक सूत्र है, पीछे मैं आपको काफी मॉडल पेपर पढ़ाया हूं, उस समय मैं आपको बताया था कि कारक सूत्र विभक्ति सूत्र जरूर याद रखिएगा। एक सूत्र आप याद किए होंगे, अधिकरणे सप्तमी, अर्थात कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न तो हम लोग के क्लास से है, जो मैं आपको मॉडल पेपर काफी बताया था, उसमें देखिए पूछ रहा है दुर्योधन में उपसर्ग क्या है। तो सीधे सीधे प्रश्न वहीं से आया है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी क्लास आता है उसको याद करते चलिएगा। 7 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी दुर उपसर्ग है।
8 नंबर प्रश्न देखिए, ये धातु रूप से पूछा है, कह रहा है कि बालही पद का मूल रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है बला। बला का आप शब्द रूप याद करेंगे तो ये शब्द मिलेगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देना है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि दात्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन है। देखिए, ये सभी संस्कृत व्याकरण खंड से प्रश्न, अगर आप व्याकरण को अच्छा से पढ़े होंगे तभी इसका आप जवाब दे पाएंगे। क्या पूछ रहा है कि दात्री शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होता है, दाता। ऐसा आपको घबराना नहीं है, अंत तक आपको बस इतना ही प्रयास करना है कि हमें 50 सही करना है। तो आगे बुक से प्रश्न मिलेगा उसको बना लीजिएगा, और जो 5-10 प्रश्न शेष रहेगा उसको अगर आप ये सभी मॉडल पेपर का याद किए होंगे व्याकरण खंड, तो वहीं से काफी प्रश्न है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, सभी व्याकरण खंड से पूछ रहा है, कह रहा है चर किस लकार का रूप है। तो चर जो है लोट लकार का रूप होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न सीधे सीधे हम लोग के मॉडल पेपर से है, कह रहा है द्रक्ष्यति किस धातु का रूप है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे दृश्य धातु में क्या आता है, द्रक्ष्यति, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है। आपसे क्या पूछा है, कंपमानम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें सानच प्रत्यय लगाया गया है, तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर करना है। 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से कह रहा है कि भू प्लस कत्वा से कौन सा अव्यय बनेगा। देखिए क्या पूछा है कि भू में कत्वा प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो कौन सा अव्यय बनेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे क्या बोलता है, भवनम बन जाता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर आपको याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। देखिए सभी प्रत्यय और उपसर्ग, ये भी संस्कृत का छोटा सा चैप्टर, इसे अगर आप पढ़ लेते तो यहाँ से तमाम प्रश्न आ रहा है। मॉडल पेपर इसी तरफ इशारा कर रहा है कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। अरे धार्मिकम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 14 का राइट आंसर, जितने भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल सही, इसमें ठक प्रत्यय लगाया गया है। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ये आसान प्रश्न है, कह रहा है कि अज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो अजा होता है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बुक से आ गया। ये प्रश्न आपको गलत नहीं करना है क्योंकि पूरा बुक मैं आपको पीयूषम पढ़ा चुका हूं। यहां पे कह रहा है यथा नदः स्यांदमाना समुद्रे डैश डैश मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो मंगलम जो आपका पहला पाठ था उसमें हम लोग पढ़े थे, तो उसमें आपका शायद तीसरा या चौथा नंबर पे श्लोक आया था कि यथा नदः स्यांदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परतपरम पुरुष में प्रति दिव्यम। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर करना है आपको 16 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अनिर्तम पद का पर्याय निम्न में से कौन सा है। पूछ रहा है कि अनिर्तम का पर्याय क्या होता है, तो असत्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिर्तम। ये भी देखिए प्रथम चैप्टर से ही है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते ना निर्तम, जो मुंडकोपनिषद का श्लोक था, तो उसी से है कि असत्यम। अनिर्तम किसके लिए आया है, तो असत्य के लिए। 18 नंबर प्रश्न फिर देखिए प्रथम चैप्टर से ही है, कह रहा है वेदा हमेतम डैश डैश महानतम। यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है, पूछ रहा है कि इस पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसलिए मैं बोला था बुक में आपको पढ़ाते समय कि एक एक लाइन अगर आप ध्यान से समझते हैं तो एग्जाम में 50 प्रश्न तो यहीं से रहेगा। तो कह रहा है वेदा हमेतम, हम लोग क्या पढ़ते थे, पुरुषम महानतम, जो श्वेता श्वेतर उपनिषद से श्लोक था, अंतिम श्लोक आपके मंगलम पाठ का, तो यहाँ पे क्या भराएगा, पुरुषम, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 18 का। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सरस्वती कुल गृहम किसे कहा गया है। ये भी प्रश्न पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो सोचिए अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और जो भी क्लास से जा रहा है उस सभी क्लास को अगर आप किए हैं तो आपसे कितना ज्यादा प्रश्न सीधे सीधे क्लास से आ रहा है, अर्थात कि आपको जो 50 बनाना है उतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी भी समय नहीं बीता है, चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा, पूरा मैं संस्कृत आपको हिंदी में पढ़ाया हूँ। एक एक वीडियो अपने समय अनुसार अगर आप देख लेते हैं तो काफी प्रश्न वहीं से आएगा। क्या पूछा, सरस्वती कुल गिरहम किसे कहा गया है। तो जो भी विद्यार्थी कमेंट किए हैं ऑप्शन सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्र को जो दामोदर गुप्त नामक कवि थे उन्होंने अपने कूटनिमित काव्य में लिखा था कि इस सरस्वती कुल गिरहम कहा था पाटलिपुत्र को, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर करना है 19 का। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि मध्य काल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में भी सबसे पहले खोज कर बना देना है। यही से अगर 50 पूरा हो जाएगा तो ग्रामर खंड आपको छूना भी नहीं है जिसपे आपको डाउट है। कह रहा है मध्य काल में पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो पटना के नाम से। सभी हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए 21 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पतन शब्द से बना पाटलिपुत्र का अन्य नाम कौन सा है। तो पतन शब्द से बना है पटना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। इसलिए बुक जो अगर आप पढ़े होंगे, जो भी मैं क्लास करा रहा था, तो आपके लिए बिल्कुल आसान एक क्वेश्चन सेट किया गया है। कह रहा है पाटलिपुत्र का वैभव
किसके शासन काल में अत्यंत समृद्ध था? 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है कि अलस कथा पाठ में किस दोष का निरूपण किया गया है? ये भी प्रश्न कितना बार हम लोग सीखे हैं, अलस कथा पाठ में किस दोष का है? आलस्य का। तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर कर देना है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है सजाति नाम डैश डैश दृष्टवा के न धावंती जंतव, इस पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो ये जो आलस कथा था उसी में जो श्लोक था, एक दो श्लोक था, उसमें शुरुआत में वहीं से श्लोक लिया गया है। वहां पे हम लोग पढ़े थे कि सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव, अर्थात कि अपने जाति के लोगों को सुख प्राप्ति करते हुए देखकर कौन लोग उस तरफ नहीं दौड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुखम यहाँ पे भराएगा, ऑप्शन बी। सीधे सीधा हम लोग के क्लास से सभी प्रश्न टकराया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 25 नंबर प्रश्न है कि जलती हुई अलसतला में चारों आलसी क्या कर रहे थे? जब अलसतला में आग लगा दिया गया था तो चारों आलसी क्या कर रहे थे? आपस में सोकर बात कर रहे थे, अर्थात कि परस्पर आलाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देना है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुष्णीम किथम न तिष्ठति, किसका कथन है? तो जब ये अलसतला में आग लगा था तो ये कथन था आपके चौथे आलसी का। तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर करना है। सभी बुक से और पूरा मैं प्यूसम का सभी चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं। 27 नंबर प्रश्न आपको देखते देखते आंसर कमेंट करना है। अगर जो भी छात्र इस चैनल के सभी वीडियोस देखते होंगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि हम लोग बिल्कुल कम क्लास लाते हैं, लेकिन वही क्लास लाते हैं जहां से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आए। कह रहा है दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी? सोचिए प्रश्न हम लोग कितना बार आप तो रट गए होंगे, मैं हमेशा बोलता था कि इसको रट जाइए। तो दर्शन शास्त्र में किसकी रुचि थी सर? तो 27 राइट आंसर करना है, ऑप्शन बी आपको ओएमआर शीट मिलेगा, कलर कर देना है मैत्रेयी। 28 नंबर प्रश्न है अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? अभी संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से प्रश्न है, बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न। अगर आप क्लास किए होंगे हर एक क्लास तो कहिएगा बउआ टाइप प्रश्न है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अथर्ववेद में कितने मंत्र दृष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 5, ऑप्शन ए सही आंसर करना है। 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से कह रहा है, सेम चैप्टर से प्रश्न छापा है, संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर से। कह रहा है निम्नलिखित में गंगा देवी की रचना कौन सी है? आपको पूछा है कि इसमें से गंगा देवी की रचना कौन सा है? गंगा देवी का रचना था मधुरा विजयम। तो इसका मधुरा विजयम ऑप्शन बी पे दिया गया है, तो आपको सही आंसर कर देना है। 30 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि कंपनारे की रानी का नाम क्या था? कंपन राय की रानी का नाम क्या था, यही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा देवी, जिनका रचना अभी यहाँ पे ऊपर देखिए हम लोग देखे थे मधुरा विजयम। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है सूर्या पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय था? सूर्य में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा कर सूर्या बनाया गया है? 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है किम प्लस तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा? किम प्लस तहसील से कुतः अव्यय बनता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, सभी व्याकरण खंड से प्रश्न, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न मिलेगा। तो आपको व्याकरण खंड देखकर रहने के आगे बढ़ जाना, आपको एक एक प्रश्न को समझना है। अगर नहीं आता है तो मैं बोलता हूं बुक अगर आप पढ़ ले हिंदी में जो मैं पढ़ाया था, तो उसी से तमाम प्रश्न आ जाएगा। आपको बस 85 बनाना है, तो कोई आसान आसान 50 प्रश्न आपको बना देना है। कह रहा है कर्णियम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनियर प्रत्यय है। 34 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि धाव का अगर धातु रूप आप याद करेंगे धाव शब्द का, तो वही कहा है कि धाव धातु के विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा आएगा, आपसे पूछा है। तो धावेत आता है, क्योंकि विधिलिंग की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी अपने को सही आंसर करके आना है। 35 नंबर प्रश्न की बात करें तो ये देखिए शब्द रूप से है। कह रहा है भूपति शब्द का रूप किसके समान चलेगा? इसका मतलब क्या है कि किसका शब्द रूप हम लोग याद कर लेंगे तो उस पर बैठा सकते हैं। भूपति का शब्द रूप याद नहीं करना पड़ेगा। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मुनि। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किस पद में अधि उपसर्ग नहीं है? ध्यान से देखिएगा, क्या पूछ रहा है कि अधि उपसर्ग किस पद में नहीं है। तो ध्यान से अगर आप उच्चारण करेंगे तो आप बता सकते हैं कि 36 का राइट आंसर दिया गया ऑप्शन डी पे। अधर्म में देखिए अधि उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर करना है। 37 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न देखिए सीधे सीधा हम लोग के क्लास से आया है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? कितने मॉडल पेपर में ये प्रश्न हम लोग सीखे थे? धिक शब्द के योग में, अनु शब्द के योग में, चावत शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होता है। तो वहीं पूछा है धिक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
38 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कबीसु कालिदास श्रेष्ठ वाक्य में कबीसु पद में किस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुआ है। तो 38 नंबर प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। अगर आप विभक्ति सूत्र कारक सूत्र पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यतश्च निर्धारणम सूत्र में हम लोग उदाहरण में पढ़ते हैं कि कबीसु या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसमें अव्ययीभाव समास नहीं है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहा है किसमें अव्ययीभाव समास नहीं है सर, तो लंबोदर में। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है। 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसमें विग्रह होता है। ध्यान से देखिए, कह रहा है किसका हम लोग इसमें विग्रह करते हैं। तो इससे आसान प्रश्न क्या हो सकता है, आप पढ़ते हैं कि संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न। कह रहा है पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न। और ये पाठे अस्मिन जो है, ये सभी ज्यादातर प्रश्न जो आप देख रहे हैं नया नया प्रश्न, ये सभी आपके बुक से है। जो आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ते हैं, उसके बाद में जो आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं उससे पहले और चैप्टर के बाद में जो व्याकरण खंड है वहीं से प्रश्न सीधे सीधे छापा गया है। तो पाठे अस्मिन किस चैप्टर में मिलेगा, तो शास्त्रकारा पाठ में हम लोग पढ़े थे कि पाठे अस्मिन, इस पाठ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वहीं पे शुरुआत हो रहा है। तो 41 नंबर प्रश्न वहीं से है। कह रहा है पाठे अस्मिन किस संधि का उदाहरण है। तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। किस संधि का है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पाठे अस्मिन का संधि बीज हम करते हैं तो क्या होता है, पाठे प्लस अस्मिन। क्या होता है, पाठे प्लस अस्मिन। और पूर्व रूप संधि में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ए या ओ के बाद, ये या ओ, देखिए पाठे अस्मिन का हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, पाठे, ए आ रहा है और प्लस अस्मिन। तो पूर्व रूप संधि यही कहता है कि ए और ओ के बाद यदि ओ आए तो अ का लोप हो जाता है और उसके स्थान पे ए वाला साइन जो यहाँ पे बनाया है इस तरह साइन लग जाता है। कब, जब ए या ओ के बाद अ आता है तो अ का लोप हो जाता है। तो वहीं इसमें देखिए रूल होता है कि पाठे अस्मिन, तो पाठे प्लस अस्मिन। तो यहाँ पे पाठे ए आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो इसका लोप होकर साइन बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं पूर्व रूप संधि। ऑप्शन बी इसका सही आंसर करेंगे 41 का। मैं आपको खुद पूरा संस्कृत मैं ही पढ़ाया हूँ इसी चैनल पे, तो इसलिए मैं आपको एक एक आंसर सही बता रहा हूँ। आपको जो भी प्रश्न नहीं आता है उसे आप याद कर सकते हैं। 42 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है गति प्लस इति से कौन सा शब्द बनेगा। यही प्रश्न आपसे पूछा है कि गति प्लस इति का संधि क्या होगा सर। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गतिति। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न अपने से कह रहा है कि निम्न में चेती का सही संधि विच्छेद, चेती का सही संधि विच्छेद कहां पे किया गया, संधि विच्छेद से प्रश्न है। तो इसका ध्यान से आप ऑप्शन देखिएगा तो ए पे दिखाई दे रहा है, च प्लस इति से क्या बनता है, चेती। 44 नंबर प्रश्न है कि किस संधि में विसर्ग के कारण विकार अर्थात कि परिवर्तन होता है। तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप जानते हैं जिस संधि में विसर्ग के कारण विकार या परिवर्तन हो उसे हम बोलते हैं विसर्ग संधि। तो ऑप्शन सी सही आंसर है 44 का। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस समास में उभय पद प्रधान होते हैं। ध्यान से सवाल को समझिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। कह रहा है कि उभय पद अर्थात कि दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास में। ऑप्शन सी सही आंसर करना है 45 का। 46 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि करण कारक का विधायक सूत्र निम्न में कौन है। ये विधायक सूत्र क्या होता है। आप जैसे हम लोग कोई भी कारक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा सूत्र पढ़ते हैं, लेकिन जिस सूत्र से उस कारक की परिभाषा स्पष्ट हो उसे हम बोलते हैं उसका विधायक सूत्र। वहीं पूछा ये सभी सूत्र जो चारों ऑप्शन पे आप देख रहे हैं सभी करण कारक का, लेकिन उसका विधायक सूत्र कौन सा है। तो 46 का देखिएगा ध्यान से, राइट आंसर है ऑप्शन ए साधकतम कर्णम। अर्थात कि इस सूत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि क्रिया के करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राधा कलम से लिखती है, राधा कलमेन लिखती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ कहां से उद्धृत है, अर्थात कि कहां से लिया गया। सीधे सीधे हम लोग क्लास से प्रश्न ऐसे चैप्टर में आपको पढ़ाया था तो पुराण से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करना है। 48 नंबर प्रश्न की आपगा का अर्थ क्या होता है। तो 48 का राइट आंसर नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन बी नदी होता है। 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि धर्म जाति प्रभेदई इहम डैश डैश वहंतः वसंती रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। किस चैप्टर से, सभी बुक से प्रश्न है, कोई बुक से बाहर नहीं है। इसलिए शुरू में ही मैं आपको संस्कृत का बुक पढ़ा दिया ताकि आपका संस्कृत में अच्छा रिजल्ट आए। तो यहाँ पे कह रहा है क्या भराएगा, तो ये भी देखिए भारत महिमा चैप्टर से है, वहां पे हम क्या भराएगा तो एकत्व भाव में। यह श्लोक है जिसका अर्थ हम लोग पढ़े थे कि भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग एकत्व भाव अर्थात कि एक भाव से रहते हैं, निवास करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर करना है।
50 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि केशांत संस्कार इस संस्कार के अंतर्गत आता है। सीधे सीधे हम लोग के क्लास से प्रश्न सभी छापा है, कह रहा है केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है, तो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी आपको सही आंसर करना है। शैक्षणिक संस्कार का मतलब शिक्षा संस्कार, इसी में होता था अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत संस्कार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे, अर्थात कि शिष्य जो थे वो लोग वेद का आरंभ अर्थात वेद का अध्ययन कहाँ करते थे। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुरु गृह में, अर्थात कि गुरु के घर पे। तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है 51 का। 52 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। देखिए परीक्षा में आपको कितना प्रश्न बनाना था, 50, लेकिन यहाँ पे सभी प्रश्न को समझिए, ध्यान से देखिए कि कहां से प्रश्न आया है। सबसे महत्वपूर्ण दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक तो बुक आप पढ़ लीजिएगा पूरा हिंदी में, कहीं से भी आप पढ़ें या इसी चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाएगा। और दूसरा जो बुक के अंत में व्याकरण है या काफी मॉडल पेपर की हम लोग चर्चा किए, उतना अगर आप पढ़े होंगे तो आपको खुद बुझा रहा होगा कि कितना आसान प्रश्न है। कह रहा है कि किस संस्कार का मुख्य कर्म गोदान है। देखिए इसका राइट आंसर काफी विद्यार्थी कमेंट किया, ऑप्शन भी आपका आंसर बिल्कुल सही है कि शांत संस्कार में क्या होता था, गोदान कर्म। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है, पूछ रहा है किस संस्कार के अंतर्गत जात कर्म संस्कार किया जाता है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है, शैशव संस्कार में। तो ऑप्शन ए आपको सही आंसर कर देना है। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन अविश्वासी पर विश्वास करता है। तो जो आपका संस्कृत का 7वां पाठ था नीति श्लोक, उसको पढ़ाते समय उसके तीसरे नंबर श्लोक पे मैंने आपको पढ़ाया था कि अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़ चेता नराधम। अर्थात कि जो लोग बिना बुलाए कहीं पे चले जाते हैं, बिना पूछे बहुत ज्यादा बोलते हैं और अविश्वासी पर विश्वास करते हैं, वो सभी मनुष्य में वो ऐसे लोग नीच कहे गए हैं, मूर्ख कहे गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। ये भी आपके नीति श्लोक का पाठ में था, ये सेम प्रश्न की पूजनीया महाअभागा जो हम लोग श्लोक पढ़े थे, तो उसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री की। स्त्री जो है पूजनीय है, महाभाग्यशालिनी है, इनकी रक्षा विशेष रूप से करना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आपको करना है 55 का। 56 नंबर प्रश्न है कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। सीधे सीधे क्लास से प्रश्न है, काफी मॉडल पेपर में आपको चर्चा किया था, अगर उसको भी आप रटे होंगे तो आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि शिक्षिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। टाप, शिक्षक में क्या लगता है, टाप स्त्री प्रत्यय बन जाता है शिक्षिका। तो ऑप्शन डी सही आंसर करना है। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है दीर्घ प्लस तरफ से कौन सा पद बना है। ये सभी देखिए व्याकरण से प्रश्न है, लेकिन हम लोग मॉडल पेपर के क्लास से है। तो दीर्घ प्लस तरफ से कौन सा पद बना है सर, तो दीर्घतरम। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। अब 58 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि बाला नाम गति जननी प्रश्न में निर्माण हेतु रेखांकित पद का स्थान पे उपयुक्त पद कौन सा होगा। कि बाला नाम के जगह पर इसमें से कौन सा इसमें से शब्द हम लोग वहां पे उपयोग कर सकते हैं, यही प्रश्न पूछा है। तो 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बाला नाम। तो के साम सेम विभक्ति का शब्द उठाएंगे, ऑप्शन ए सही आंसर है। 59 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कर रहा है कि बिरथा अव्यय का अर्थ क्या है। बिरथा अव्यय का अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछा है। 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिरथा मींस क्या होता है, बेकार। 60 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किस पद में तल प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय से काफी प्रश्न आ रहा है, कह रहा है किस पद में तल प्रत्यय है सर। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनता। आगे बढ़ेंगे 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न देखिए कुछ अगर नहीं मालूम है तो मैं बार बार बोलता हूं, यही आपको हैबिट इस क्लास से डेवलप हो रहा है कि आपको घबराना नहीं है, एग्जाम में एक प्रश्न को छोड़कर भागना नहीं है, एक एक प्रश्न को समझना है। आपको चिंता लेने की बात नहीं है, 50 बस हमको आसान प्रश्न मिल जाए, हमको 50 ही बनाना है, 50 तो हमको ऐसे भी छोड़ना है। तो जो प्रश्न नहीं मालूम है उसे हम छोड़ देंगे। हसन में कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय। हसन में कौन प्रत्यय होता है, सत्री प्रत्यय। 62 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि क्रेस्यति में कौन सा धातु है। तो क्रेस्यति शब्द में क्री धातु है। तो ऑप्शन सी सही आंसर करना है। 63 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पति शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो पति का अगर आप शब्द रूप याद करेंगे तो तृतीया विभक्ति एक वचन पे क्या आएगा सर इसमें से। तो 63 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पतया। 64 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किस पद में अव उपसर्ग है। किस पद में अ उपसर्ग है। तो ये तो आप उच्चारण करके बता सकते हैं कि अवरोधा। अवरोधा में क्या आ रहा है, अ। तो ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे।
65 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पृथक अर्थात कि अलगाव का बोध होने पर किस कारक का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं अलगाव के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, आपादान का। तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 66 नंबर प्रश्न है कि नमः के योग में कौन सी विभक्ति है। नमः के योग में भी क्लास से प्रश्न है, प्रश्न में आपको बताया था मॉडल पेपर में चतुर्थी विभक्ति। तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अहम त्वाम पश्यामि वाक्य में त्वाम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है। देखिए कह रहा है कि अहम त्वाम पश्यामि, मैं तुमको देखता हूं, इसमें त्वाम पद में जो द्वितीय विभक्ति हुआ है किस सूत्र से हुआ है। तो इसका राइट आंसर ध्यान से देखिएगा ऑप्शन सी पे दिया गया है 67 का, कर्मणि द्वितीया। इसे हम लोग करते हैं कर्तुरी पिस्तम कर्मम, अर्थात कि कर्ता की क्रिया के द्वारा जो अत्यंत अभिषिप्त हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चा चंद्रमा को देखता है, बालह चंद्रम पश्यति। उसी तरह अहम त्वाम पश्यामि, तो इसी का दो नाम है। तो ऑप्शन सी, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कर्मणि द्वितीया। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न कह रहा है महादेव में कौन सा समास है। महादेव में कौन सा समास है, यही आपसे पूछा है। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास है। 69 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है धर्मः च अर्थः च कामः च, बड़ा शानदार पद दिया है। कह रहा है धर्मः च अर्थः च कामः च का समस्त पद आप बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो ऑप्शन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी पे मिल गया धर्मार्थ कामः। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है खेलन रतम में कौन सा समास है। खेलन रतम में कौन सा समास है, ये भी देखिए आपके बुक से है। लोग एक चैप्टर उसमें पढ़े थे, शायद चैप्टर था, अच्छा करमवीर का था, याद आ गया, करमवीर का था जो चैप्टर था। देखिए मैं आपको पूरा बुक पढ़ाया हूं, इसलिए मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूं कि कौन सा चैप्टर से प्रश्न है। जब वहां पे शिक्षक आए थे और जो वो भीकन टोला गांव में घूमने गए तो वहां पे वो शब्द आया था कि खेलन रतम, अर्थात कि खेल में रत जो है बालक को देखे। तो इसी का पूछा कि कौन सा समास है। तो आपके बुक में स्पष्ट रूप से बताया गया इसका मतलब क्या होता है। तो क्रीडा रतम, अर्थात कि खेलने में मग्न, खेलने रतम। तो इसमें होता है सप्तमी तत्पुरुष। तो तत्पुरुष देखिए ऑप्शन सी पे है, तो सी राइट आंसर करना है। 71 नंबर प्रश्न है कि किस पद में स्वर संधि नहीं है। ध्यान से समझना है, क्या पूछा है कि इसमें जो स्वर संधि किसमें नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चितम में स्वर संधि नहीं है। 72 नंबर प्रश्न है कि किन वर्णों के मेल से यह बनता है। सीधे सीधे क्लास से प्रश्न है, ई प्लस अ से क्या बनता है सर, य बनता है। बिल्कुल सही। इसलिए मैं आप सभी को हमेशा बताता हूं कि जो छात्र इस चैनल को सब्सक्राइब करके शुरू से क्लासेस देखते आ रहे हैं उनका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी शानदार रिजल्ट आएगा। संस्कृत तो मैं आपको काफी खुद पढ़ा चुका हूं, पूरा बुक में पढ़ा दिया हूं, उतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। कह रहा है दीर्घ संधि का उदाहरण निम्न में से कौन है। दीर्घ संधि का उदाहरण पूछा है, तो विद्यालय ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न। कह रहा है भीकन टोला देखने के लिए कौन आया। मैं ऊपर आपको प्रश्न समझा रहा था, उसमें मैंने क्या बताया कि भीकन टोला गांव देखने के लिए शिक्षक आए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 75 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है लक्ष्मी अर्थात की संपत्ति किसे प्राप्त होती है। तो हम लोग स्पष्ट रूप से पढ़े हैं उद्यमी पुरुष को प्राप्त होती है। तो ऑप्शन भी सही आंसर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 76 नंबर प्रश्न है कि अर्थाभाव का अर्थ क्या होता है सर। तो आपके पास अर्थ का अभाव है, इसका मतलब अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, रुपया पैसा का शास्त्र, अर्थात कि आपके पास धन का अभाव है सर। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देना है। 77 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। सोचिए कितना आसान आसान प्रश्न है। वह उपासक था शिव का। ऑप्शन ए सही आंसर है। 78 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर को बिरजानंद का दर्शन कहां हुआ सर। मथुरा में। देखते देखते आपको सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर कमेंट करेंगे मथुरा में। 79 नंबर प्रश्न देखिए सेम चैप्टर से कह रहा है मूल शंकर में वैराग्य भाव का उदय कब हुआ। तो आप जानते हैं जो मूल शंकर थे वे शिवरात्रि पर्व के बाद जो देखे थे कि चूहा शंकर जी के पे खड़ा होकर प्रसाद खा रहा था, उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन यहाँ पे पूछा वैराग्य का भाव कब आया। तो जब उनका 1-2 साल बाद उनकी बहन की मृत्यु हो गया तो उसके बाद उनके मन में वैराग्य का भाव आ गया। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, बहन की मृत्यु के बाद। 80 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रामायण के अयोध्या कांड से कौन सा पाठ संकलित किया गया है। तो मैं आपको पढ़ाया था मंदाकिनी वर्णनम। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 81 नंबर प्रश्न है कि दान किसको देना चाहिए। तो जो चतुर बाघ था, जो पथिक जा रहा था, उसको लुभाने के लिए दान की परिभाषा बताता है और कहता है कि दान जो है गरीब को देना चाहिए, रोगी को दवा देना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप धुआं धुआं कर आएंगे अगर सभी
चैप्टर पढ़ के जाते हैं, अभी भी कुछ आपके हाथ से समय नहीं निकला, इस चैनल पे देखिएगा सभी क्लासेज मिल जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देखिए, व्याघ्रपति कथा पाठ से कह रहा है कि ये जो वाक्य लिखा है कह रहा है किसका कथन है, तो ये कथन है बाघ का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देना है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जब पथिक जो फंस गया था आपके जो पाक का कीचड़ का जो तालाब था उसमें, तो बाघ कहा कि ओह तुम तो भयानक कीचड़ में फंस गए, मैं अभी आकर तुमको निकालता हूं, वही पूछा है, तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 83 नंबर प्रश्न है, कह रहा है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में कौनतेय शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया। तो जब पथिक को फंसाने के लिए बाघ तरह तरह के श्लोक बोलता है, तो उसमें दान की परिभाषा बताते हुए कहता है कि हे कौनतेय, तो ये कौनतेय शब्द आया है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में युधिष्ठिर के लिए, लेकिन इसमें देखिए युधिष्ठिर नहीं है, तो कौनतेय किसके लिए आएगा, तो अर्जुन के लिए आएगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर। लेकिन मूल रूप से अगर युधिष्ठिर ऑप्शन रहता तो वही उसका आंसर करते। 84 नंबर प्रश्न है कि महतराम भिक्षाम याचे किसका कथन है, मैं तुमसे बड़ी भिक्षा की याचना करता हूं कर्ण, कौन कहा था, शक्र ने कहा था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करेंगे। सीधे सीधे क्लास से प्रश्न है, मैं चैप्टर पढ़ाते समय बताता था कि अगर आप ध्यान से सिर्फ कथा सुनेंगे तो एग्जाम में आपको मेरा बात याद आएगा, आप सीधे ऐसे ही आंसर कमेंट करेंगे। कह रहा है कि सर्प के जिह्वा के समान चंचल क्या होता है, तो लक्ष्मी, राज लक्ष्मी जो है वो सर्प के जिह्वा के समान चंचल होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्णस्य दान वीरता पाठ कहां से उद्धृत है गुरुजी, तो ये प्रश्न तो मैं बुक पढ़ाते समय कितना मॉडल पेपर में आपको कहा था, याद कर लीजिए, वीवीआई प्रश्न है, कर्ण भारम से लिया गया है सर, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 87 नंबर प्रश्न है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मनुष्य का क्या नष्ट नहीं होता है, तो मनुष्य का गुण जो है, जो गुण उसका है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न, ये विश्व शांति चैप्टर से कह रहा है असहिष्णुता को कौन जन्म देता है सर, तो द्वेष, बिल्कुल सही। कह रहा है देशों के बीच विवादों का समाधान करना किसका काम है, तो 89 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ का। विश्व शांति चैप्टर से प्रश्न था। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ये भी प्रश्न मैं आपको बताया था कि सभी दर्शन और उसके प्रवर्तक जितने भी शास्त्र हैं उनके लेखक है सभी आपको याद रखना है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक तो पतंजलि, बिल्कुल बहुआ टाइप प्रश्न है, ऑप्शन ए सही आंसर करना है। 91 नंबर प्रश्न है कि आचार्य चरक की रचना कौन सी है, तो चरक क्या लिखेंगे, चरक संहिता, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देना है। 92 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है, यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है, डीप प्रत्यय कहां है सर, तो युवती में, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गौरवम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो गौरवम में अन तद्धित प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। 94 नंबर प्रश्न देखिए क्या करे, अंशु प्लस मतुप से कौन सा पद बनेगा, तो अंशु प्लस मधुप से बनता है अंशुमान, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। व्याकरण से काफी प्रश्न छाप दिया है। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कीतन प्रत्यय किस पद में है, कीतन प्रत्यय गति पद में होगा, तो ऑप्शन डी अपने को सही आंसर करना है। 96 नंबर प्रश्न है कि अतपत किस धातु का रूप है, क्या पूछा, अतपत किस धातु का रूप है, यही आपसे पूछ रहा है, तो 96 का राइट आंसर है, ऑप्शन बी तप धातु का रूप में आता है। 97 नंबर प्रश्न है कि निष्काम शब्द का उपसर्ग क्या है, तो निस उपसर्ग है, ये भी प्रश्न हम लोग पढ़े थे, निस उपसर्ग से क्या बनता है, निष्काम। 98 नंबर प्रश्न देखिए क्या करेंगे, परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, विभक्ति सूत्र से प्रश्न है 98 नंबर, लेकिन उसके साथ साथ प्रश्न हम लोग को मॉडल पेपर में मिला था कि परितः के योग में आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, तृतीया विभक्ति होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देना है 98 का। 99 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न आपसे कह रहा है कि नैया समास का पहला पद होता है, तो नैया समास का पहला पद, नैया का मतलब क्या होता है, नकारात्मक पहला पद होगा, न होगा, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 100 नंबर प्रश्न बुक से कह रहा है छंद शास्त्र के रचयिता कौन है सर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य पिंगलाचार्य छंद शास्त्र के रचयिता थे। हम लोग काफी मॉडल पेपर जो ऑफिशियल है उसकी चर्चा कर चुके हैं, सभी विषय का लगभग समाप्त हो चुका है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव अभी हम लोग नहीं सीखे हैं, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट में बना दिया हूं मॉडल पेपर 2022, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 100 में से आपने कुल कितना प्रश्न सही किया। इसके साथ साथ ये मॉडल पेपर आप arcareerpoint.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।